नमस्कार साथियों। लेखपाल के लिए हम लोग विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान। दो तीन टॉपिक और रह गए हैं, इसके बाद में आपका साइंस विषय खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सूक्ष्म जीव विज्ञान को पढ़ना। देखिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान वह विज्ञान है जो छोटे छोटे जीवों का अध्ययन करता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, इसके बाद में वायरस हो गए, तो ये क्या है? ये सूक्ष्म जीव है जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप, दूरबीन का प्रयोग करना होता है। ऐसे सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अध्ययन कहा जाता है। अब ये सूक्ष्म जीव मिलते कहाँ हैं? तो ये सूक्ष्म जीव हमारे चारों तरफ जो मिट्टी, पेड़ पौधे, हवा या हमारे खाने में, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अगर हम बात करें ये सूक्ष्म जीव कितने टाइप के होते हैं, तो इसको आप देखेंगे ये दो तरह के होते हैं। दो प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। पहला होता है आपका प्रोकैरियोटिक टाइप। ये वे जीव होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसमें नाभिक नहीं होता है। जैसे जो सेल्स होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों के सेल्स के भीतर नाभिक नहीं होते हैं। इसमें बैक्टीरिया और आर्किया शामिल है। इसके अलावा सेकंड जो टाइप है यह है यूकेरियोटिक्स। इन जीवों की कोशिकाओं में स्पष्ट नाभिक और अन्य जटिल अंगक होते हैं, जैसे कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो ये सूक्ष्म जीव विज्ञान काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हम बहुत सारी जानकारी यहाँ पर देखेंगे। आप सब लोग अगर लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म जीवों के इतिहास के बारे में। तो अगर हम सूक्ष्म जीवों के इतिहास में जाएंगे कि सूक्ष्म जीवों को पहली बार कब खोजा गया, इनके बारे में अध्ययन कब शुरू हुआ, तो ये अध्ययन 17वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ। जब लेंस का आविष्कार हुआ, जब लेंस का विकास हुआ, उस टाइम पर 17वीं शताब्दी चल रही थी और इसी के समकाल में जो है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन शुरू हुआ। इसमें जो सबसे प्रमुख नाम आता है और जिनको हम सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं, उनका नाम है एंटनी वैन लाउवेनहक। ठीक है। ल्यूवेनहॉक भी बोल देते हैं, कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, लिवेन हॉक। ठीक है। तो एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक जो एक डच व्यापारी थे, जिन्होंने अपने द्वारा निर्मित शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से पहली बार सूक्ष्म जीवों को देखा। यानी कि जो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने अपने द्वारा निर्मित एक सूक्ष्मदर्शी था, उससे इन्होंने पहली बार सूक्ष्म जीव को देखा। और जिस सूक्ष्म जीव को इन्होंने देखा उसका इन्होंने नाम दिया, इसका नाम है एनीमलकस। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट डाउन कर ले या याद कर ले। एनीमलकस मलकलस वो पहला सूक्ष्म जीव था जिसको एंटी वेन लिवेनहॉक ने पहली बार देखा था, और इसीलिए इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी माना जाता है। इसके बाद में आते हैं आपके लुई पास्चर। इनका नाम आपने सुना होगा, लुई पास्चर। इन्होंने सिद्ध किया कि जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है। किण्वन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, किण्वन के माध्यम से एनर्जी भी रिलीज होती है। किण्वन क्या होता है? ये जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है किण्वन प्रक्रिया में कि जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये सूक्ष्म जीव जो शर्करा होती है, जैसे कोई भी पदार्थ है उसमें जो शर्करा होती है उसको तोड़ते हैं। ये उसको ब्रेक करते हैं, शर्कराओं को तोड़ते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव जैसे आपके यीस्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसीलिए आपने देखा होगा जो सिरका वगैरह रखा जाता है उसमें ऊपर से इसको ढक दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। जब ऑक्सीजन खत्म हो गया, जब सिरका बनाने की प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ या अचार बनाने की प्रक्रिया बता रहा हूँ, तो उसमें जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यीस्ट या बैक्टीरिया, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसमें जो शुगर मौजूद होता है, ठीक है, इसमें जो शुगर मौजूद होता है, इसको तोड़ते हैं। और इसको तोड़ने से एनर्जी रिलीज होती है जिससे आपका अल्कोहल बनता है या एसिड बनता है या यहाँ से गैस भी रिलीज होती है। ठीक है। तो यही किण्वन प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं किण्वन प्रक्रिया।
तो ये याद भी रखिए, किण्वन प्रक्रिया किसे कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, शुगर को ब्रेक किया जाता है, ठीक है। इससे गैस रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, अल्कोहल या एसिड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिए। किण्वन के बारे में एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, किण्वन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने सिद्ध किया, लुई पास्चर ने सिद्ध किया कि किण्वन की प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है, और स्वतः जनन के सिद्धांत को इन्होंने खारिज किया। स्वतः जनन का सिद्धांत क्या है? स्वतः जनन का सिद्धांत पहले के टाइम पे माना जाता था कि जो कोई भी जीव, जैसे कोई जीव है या सूक्ष्म जीव है, ये किसी निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न हो गया होगा। जैसे किसी निर्जीव पदार्थ से भी अगर कोई जीव बन जाता है, तो इसको कहते हैं स्वतः जनन का सिद्धांत। इसे अरस्तू ने पहले माना था। जैसे आपने देखा होगा, कोई जब मर जाता है तो कोई पदार्थ है या कोई व्यक्ति है वो डेड हो गया, कोई जानवर मर जाता है, तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, कीड़े पड़ने लगते हैं। तो ये कीड़े कहाँ से आते हैं? मतलब अचानक तो आ नहीं गए। तो यही अरस्तू ने या उस टाइम पर लोगों ने डिसाइड किया था कि निर्जीव चीजों से भी विकास हो सकता है, निर्जीव चीजों से भी जनन प्रक्रिया के माध्यम से जीवों का विकास हो सकता है। इसी को कहते हैं स्वतः जनन का सिद्धांत। तो इसको इन्होंने खारिज किया, लुई पास्चर ने इसको खारिज किया। उन्होंने पाश्चरीकरण के तकनीक को विकसित किया और रेबीज तथा एंथ्रेक्स के टीके का भी आविष्कार किया। तो ये जो पाश्चरीकरण क्या है, आप सभी को पता होगा। आपने इसके पहले भी सुना होगा पाश्चरीकरण के बारे में। इसमें क्या होता है, जैसे दूध, पाचीकरण कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ दूध से ही रिलेटेड हो। यहाँ पर मैं दूध का एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने दूध लिया, दूध को जब आप निश्चित तापमान पर गर्म करके उसको ठंडा करते हैं, जैसे आपने इसमें दो तीन तरह का गर्माहट होता है। पहला तो आप 60 डिग्री सेल्सियस पे भी गर्म कर सकते हो। दूसरा आप 72 डिग्री सेल्सियस पर भी गर्म करके ठंडा कर सकते हो, ठीक है। अब जो 63 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ठंडा करते हैं, तो इसमें समय ज्यादा लगता है। इसमें लगभग आधा घंटा लग जाता है। इसके बाद जो 72 घंटे वाला गर्माहट प्रक्रिया होती है, इसमें 15-20 सेकंड लगता है, ठीक है। 15-20 सेकंड लगता है। लेकिन वो दूध जो आप देखते हैं, जो डिब्बे में मौजूद होता है, जो दफ्ती का डिब्बा होता है, कागज का डिब्बा होता है, जिसपे लिखा रहता है कि पॉस्चराइज्ड मिल्क, तो वो जो दूध होता है वो अति उच्च ताप पर गर्म किया होता है। लगभग मान के चलिए कि 135 से 150 डिग्री सेल्सियस तक पहले क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर तो दूध उबलने लगता है, लेकिन उसको 135 से 150 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं, और विद इन सेकेंड, मतलब विद इन, कह लीजिए कि 2 से 5 सेकेंड के अंदर उसको फिर ठंडा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, आपने पूरा दूध को पहले उबाला, गर्म किया, 150 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, और विद इन सेकेंड उसको ठंडा कर दिया। इसको बोलते हैं UHT मेथड या अति उच्च ताप विधि। इसमें दूध कई महीनों तक सुरक्षित रह सकता है। आपने एक बार पॉस्चराइज्ड मिल्क निकाल लिया, तो दूध कई महीनों तक सुरक्षित रह सकता है। इसमें जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं और जल्दी उसमें पैदा भी नहीं होते हैं, ठीक है। इससे जितने भी पेय पदार्थ है, मिल्क हो गया, पेय पदार्थ हो गया, या कोई खाद्य पदार्थ है, तो उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो ये होता है पाश्चुरीकरण प्रक्रिया, ठीक है। तो इसको किसने दिया था? इसको लुई पाश्चर ने ही दिया था। इसके अलावा इन्होंने रेबीज तथा एंथ्रेक्स के टीकों का आविष्कार किया। रेबीज के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। रेबीज जो संक्रमित कुत्ते होते हैं, जिसको कहते हैं पागल कुत्ता है, या संक्रमित बंदर, बिल्ली, ये जो जानवर होते हैं जो पागल हो जाते हैं, इनके काटने से रेबीज फैलता है। और ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। मतलब जो जानवर आपको काटता है, आप उसी के जैसा व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। अभी आपको रेबीज हो जाता है, तो जो कुत्ते में कुत्ते की जो हैबिट होती है, जैसे कुत्ता पानी से डरता है या पानी से भागता है, तो आप भी पानी से डरने लगेंगे, या कुत्ते की तरह आप भौं भौं की आवाज निकालने लगेंगे। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है रेबीज। इसका टीका इन्होंने, लुई पास्चर ने खोजा था। एंथ्रेक्स का जो टीका है, एंथ्रेक्स भी एक गंभीर बैक्टीरियल रोग है। अब ये सब क्या है, ये जो रेबीज है, एंथ्रेक्स है, या किड़वन की प्रक्रिया आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब किसके माध्यम से होता है? सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही होता है। का टीका इन्होंने खोजा। इसके बाद में एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है, ये बैक्टीरियल रोग है, और मुख्यतः जो पशु होते हैं
पशुओं के द्वारा ये मनुष्यों में फैलता है और इसके रोग को एंथ्रेक्स भी कहते हैं। इसमें बैसिलस एंथ्रेक्स एक जीवाणु होता है, वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। इसमें क्या होता है, इसमें टीका आप पहले लगवा सकते हैं। जैसे रेबीज में क्या है, कुत्ता काट लिया इसके बाद आप टीका लगवाएंगे, लेकिन एंथ्रेक्स में क्या होता है, आप पहले ही टीका लगवा सकते हो। ठीक है, तो इसमें टीका कौन लगवाता है, ऐसे लोग जो पशुपालन में है। जैसे पशुओं से ये इंसानों में फैलता है, तो जो लोग पशुपालन के उद्योग में है या पशु चमड़ा उद्योग में है या प्रयोगशाला में काम करते हैं, वो सारे लोग एंथ्रेक्स का टीका पहले लगवा लेते हैं ताकि उनको बाद में एंथ्रेक्स रोग ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें लुई पास्चर ने डिटेक्ट किया था। ठीक है, इसके बाद में आपके आते हैं रॉबर्ट कोच। अब ये क्या है, ये सब सूक्ष्म जीव विज्ञान का स्वर्ण काल रहा है। जब सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा जाने लगा, समझा जाने लगा, अच्छे बैक्टीरिया कौन से हैं, बुरे बैक्टीरिया कौन से हैं, बैक्टीरिया का सदुपयोग कैसे हम कर सकते हैं, या जो बैक्टीरिया जनित रोग हैं उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं, ये इसी टाइम पर जो है ये सारी चीजें हुई थी। इसके बाद में एक प्रमुख वैज्ञानिक है रॉबर्ट कोच, इनके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने रॉबर्ट कोच ने रोगाणु सिद्धांत यानी कि जर्म थ्योरी जर्म थ्योरी को इन्होंने पुख्ता किया और कोच के पोस्टुलेट्स दिए। इसका मतलब यह है, मैं आपको समझाता हूँ। और जो जर्म थ्योरी है, इसका मतलब यह है कि अनेक रोग जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के कारण ही होते हैं। यानी कि इंसान में जो कई तरह के रोग होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के कारण ही होते हैं। जब सूक्ष्म जीव उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो वहां से जो है ये संक्रमण उत्पन्न होता है। इसी को कहते हैं जर्म थ्योरी। और इन्होंने सिद्धांत दिया जिसकी सहायता से यह सिद्ध किया जा सकता है कि किसी विशेष रोग का कारण कोई विशेष सूक्ष्म जीव है। जब कोई विशेष रोग किसी इंसान को होता है और उस रोग के होने का कारण कोई विशेष सूक्ष्म जीव होता है, तो यही पोस्टुलेट्स सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, और ये जर्म थ्योरी जो मैंने आपको बताया कि जो कोई सूक्ष्म जीव है वो इंसान में प्रवेश करता है, तो उसके माध्यम से जो कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मतलब सूक्ष्म जीवों के प्रवेश से इंसानों में कई सारे जो रोग उत्पन्न होते हैं वो जर्म थ्योरी हो गया। और किसी विशेष सूक्ष्म जीव के प्रवेश करने से जो विशेष रोग उत्पन्न होता है, जैसे चार तरह का मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये सब आपके आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आप आगे आए तो इसमें लिखा हुआ है जो आज भी किसी जीव या बीमारी का कारण सिद्ध करने के लिए स्वर्ण मानक है, जैसे तपेदिक और हैजा के बैक्टीरिया की खोज भी इन्होंने की थी। ठीक है, ये आपको जानना है। नेक्स्ट है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। पेनिसिलिन की खोज के साथ उन्होंने एंटीबायोटिक युग की शुरुआत की। एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया के माध्यम से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक का टीका लगवाया जाता है। ये पेनिसिलिन जो होता है ये एंटीबायोटिक होता है। तो एंटीबायोटिक यानी कि बैक्टीरिया के माध्यम से जो रोग उत्पन्न होता है उसको खत्म करने के लिए पेनिसिलिन का टीका लगाया जाता है। और इन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये आधुनिक चिकित्सा के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसने बैक्टीरिया से होने वाले अनेक रोगों के इलाज को संभव बनाया। ठीक है, ये दवा फफूद नोटैटम से प्राप्त होती है, इसको भी आप लोग याद रखिए, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ये जो पेंसिलिन होता है ये फफूद होता है उससे प्राप्त होती है, फफूद। इसका नाम है पेनिसिलिन, पेंसिलियम। तो पेंसिलियन पेंसिलियम से पेंसिलिन हो गया। इसके आगे आप लोग याद रखिएगा नोटैटम। ठीक है, पेंसिलियम नोटैटम, ये नोटैटम एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। पेंसिलिन करके तीन चार ऑप्शन देगा लेकिन नोटैटम करके कुछ बदल देगा। तो पेंसिलियम नोटैटम फफूद होता है, ये फफूद से प्राप्त होता है पेंसिलिन, जो एंटीबायोटिक का काम करता है। ठीक है, अब ये जब ये कोई प्रयोग कर रहे थे अपने प्रयोगशाला में, तो ये जो फफूद था वो कहीं रखा हुआ था, तो उसके रखने मात्र से जो बैक्टीरिया थे उसके आसपास के वो डेड होने लगे। तो इन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और उस फफूद पर प्रॉपर काम करके फिर उन्होंने इजाद किया कि भाई ये जो पेंसिलियम रोटेटम फफूद है, इसके माध्यम से फलाना फलाना बैक्टीरिया जो है वो डेड हो जाते हैं, यानी कि उस बैक्टीरिया से होने वाले रोग भी डेड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इन्होंने इसको खोजा था। अब हम बात करते हैं भारतीय सूक्ष्मजीव विज्ञानी के बारे में, यानी कि हमारे देश के जो कुछ प्रमुख सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक हुए हैं। जैसे आपके डॉक्टर शंभुनाथ डे,
इनका जो नाम है ये भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। किस क्षेत्र में? सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में। कोलकाता के हैं ये, डॉक्टर शंभुनाथ डे। सूक्ष्म जीव विज्ञान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा जाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग इनका नाम भी नहीं जानते होंगे। इन्होंने हैजा विष की खोज की। कॉलरा, आपने कालरा नाम सुना होगा, कालरा, कहते हैं कालरा पकड़ लिया है। तो इन्होंने कॉलेरा टॉक्सिन यानी कि हैजा विष की खोज की। 1959 में डॉक्टर डे ने प्रदर्शित किया कि हैजा बीमारी बैक्टीरिया के सीधे आक्रमण से नहीं, बल्कि उनके द्वारा स्रावित एक विष यानी कि एक्सोटॉक्सिन के कारण होती है। ठीक है, इन्होंने ये बताया था, खोजा था। इसके बाद में उन्होंने रैबिट एलियम लूप मॉडल विकसित किया, जिसने न केवल हैजा बल्कि अन्य दस्त संबंधी बीमारियों जैसे ई कोली संक्रमण को समझने में इस मदद की। यानी कि इनका जो वैज्ञानिक योगदान था, ये रैबिट एलियम लूप मॉडल था, जिसने ये जो हैजा आप देख रहे हैं, इसको इसका इलाज, इसके बाद में ई कोली संक्रमण को समझने में मदद की। और इन्होंने बताया कि हैजा की जो बीमारी होती है, ये डायरेक्ट बैक्टीरिया से नहीं होती है, डायरेक्ट बैक्टीरिया के आक्रमण से नहीं होती है, बल्कि इसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा स्रावित एक विष यानी कि एक्सोटॉक्सिन के कारण फैलती है। इन्होंने ये बताया था। इसके बाद में उनके कार्य ने ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी कि ओआरटी के विकास का आधार मॉडल तैयार किया, जिसने दुनिया भर में लाखों बच्चों की आगे जान बचाई। अन्य प्रमुख योगदानकर्ता की अगर हम बात करें, तो उतने बहुत वैसे बहुत बड़े नाम नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। कमला सोहोनी का नाम आता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से विज्ञान में पीएचडी करने वाले पहली भारतीय महिला। इन्होंने पौधों की कोशिकाओं में साइटोक्रोम सी एंजाइम की भूमिका और खाद्य पदार्थों की पोषण संरचना पर महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, किस किस पे काम किया? तो पौधों की जो कोशिकाओं में साइटोसोम सी एंजाइम होता है, इसकी भूमिका पर और खाद्य पदार्थों के पोषण पर महत्वपूर्ण कार्य किया। कमला सोहनी का नाम आता है। इसके बाद में कमला और कमल, दो नाम देखिए एक जैसा है। कमला के बाद में फिर कमल आते हैं, कमल रणदिवे। उन्होंने भारत की पहली ऊतक संवर्धन यानी कि टेसु कल्चर प्रयोगशाला स्थापित की और कुष्ठ रोग के जीवाणु पर शोध किया। कुष्ठ रोग के जीवाणु पर किस भारतीय वैज्ञानिक ने शोध किया? तो कमल रणदिवे ने शोध किया, जिससे अंततः इसके टीके के विकास में मदद मिली। ठीक है, इसके बाद में है आपके असीमा चटर्जी जी। इन्होंने प्राकृतिक उत्पादों के रसायन विज्ञान की विशेषज्ञ, जिन्होंने मलेरिया रोधी और मिर्गी रोधी दवा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, अब हम आते हैं भारत में सूक्ष्म जीव विज्ञान का विनियामक और संस्थागत ढांचा, यानी कि जो कुछ संस्थाएं भारत में है सूक्ष्म जीव विज्ञान से संबंधित, इसको हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए, तीन प्रमुख संस्थाएं, एक तो आपने सुना होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये तीन मंत्रालय जो हैं, ऐसे हैं जो सूक्ष्म जीवों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य में भी सूक्ष्म जीवों का होता है, कृषि में भी सूक्ष्म जीवों के माध्यम से, बैक्टीरिया वगैरह के माध्यम से कृषि अच्छी की जा सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता ही है। ठीक है, तो ये कुछ मंत्रालय हैं जो सूक्ष्म जीवों पर काम कर रहे हैं। सूक्ष्म जीवों का जो काम है, वो इन्हीं मंत्रालयों से निकलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत, ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके तहत सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य नियामक और वित्त पोषण निकाय है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो इंडियन बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग या रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर आईब्रिक, यह संस्थान जैव उत्पादन, बायो मैन्युफैक्चरिंग और उद्यमिता को गति देने के लिए बनाया गया है। दूसरा है बायर्क यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों को सूक्ष्म जीव विज्ञान आधारित उत्पादों के व्यवसायीकरण में मदद करता है। तो ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इसको देखते हुए चलें। इसके बाद में आपका आईसीएमआर आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी और इसने जो है इसके अंतर्गत कई विशिष्ट संस्थान हैं जो सूक्ष्म जीवों पर काम कर रहे हैं। जैसे आईसीएमआर, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, ये इबोला, निपाह और कोरोना जैसे खतरनाक वायरस के अध्ययन का केंद्र है।
ये जो आप देख रहे हैं आईसीएमआर, इसके अंतर्गत ही ये संस्थाएं स्थापित हुई हैं। जैसे राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, ये इबोला, निपोहा और कोरोना जैसे खतरनाक वायरस के अध्ययन का केंद्र है। इसके अलावा राष्ट्रीय हैजा और आंतों के रोग संस्थान, ये आपका स्थित है कोलकाता में। ये दस्त संबंधी बीमारियों और हैजा पर केंद्रित है। तीसरा है राष्ट्रीय तपेदिक अनुसंधान संस्थान चेन्नई, टीबी और एचआईवी टीबी सह संक्रमण पर शोध कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ संस्थान है, इनको भी आप लोग देखते हुए चला। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जानकारी जरूरी है। इसके बाद में आपका आता आईसीएआर, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसमें क्या है, कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में आईसीएआर की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह पौधों के रोग जनकों, मिट्टी के सूक्ष्म जीवों और डेयरी सूक्ष्म विज्ञान पर शोध करता है। यानी कि जो कृषि क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो जो पौधे होते हैं इनको रोग एंटी रोगजनक बनाना है। कहने का मतलब इसमें कम से कम रोग लगे, और मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है, उसकी मात्रा मिट्टी में बढ़ाना और डेयरी सूक्ष्म जीव विज्ञान पर शोध करना, ये आईसीएआर का प्रमुख काम है। इसके बाद में निषाद निषाद भोपाल, ये आप लोग याद रखिएगा, निषाद भोपाल, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पशुओं के उच्च जोखिम वाले रोग जैसे बर्ड फ्लू के अध्ययन के लिए समर्पित संस्थान। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, इसके अध्ययन के लिए समर्पित है। तो ये जो निषाद है, अब हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म भी दे दे, तो उसको आप लोग देखिएगा। ये भोपाल में स्थित है, इसको आप लोग ऐसे डिकोड कर सकते हैं, निषाद भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो बर्ड फ्लू के लिए ये समर्पित संस्थान है। इसके बाद में अब हम देखते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गाए, जो अन्य सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में। ये जो सूक्ष्म जीव हम लोग इतनी देर से कर रहे हैं, ये सूक्ष्म जीव के नाम है। ये सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया के रूप में हो सकते हैं। अब बैक्टीरिया में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। जैसे कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे जो दही बनती है, दूध से दही जो बनती है, तो दूध से दही, ये कौन सी प्रक्रिया है, ये कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। मीन्स दूध से दही बन गया, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है। तो इसमें जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होता है, जो दूध से दही बनाता है, ये अच्छा बैक्टीरिया माना जाता है, इसको कहते हैं गुड बैक्टीरिया। और कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे टीबी और टाइफाइड जो पैदा करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होता है। इसके अलावा वायरस, वायरस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कोरोना वायरस, ये भी क्या है, ये भी सूक्ष्म जीव के माध्यम से ही होता है। तो सबसे छोटे जीवित कोशिकाओं में ये रहते हैं। उदाहरण कोविड 19 इन्फ्लुएंजा, ये जो फैला था, ये वायरस था। ठीक है, जीवित कोशिकाओं में ही ये पाया जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं फंगी। फंगी में आप देखेंगे तो यीस्ट, जो ब्रेड आप देखते हैं, ब्रेड आपने खाया होगा, जो ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, ठीक है, ये जो ब्रेड आप देखते हैं, इस ब्रेड को बनाने में फंगी का उपयोग किया जाता है, जिसको खमीर या ईस्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फंगल इन्फेक्शन, जो खुजली, दांत खाल खुजली होती है, इसको ये भी फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं इसको, यानी कि फंगाई के माध्यम से ये दांत खाल खुजली होती है। ठीक है, तो फंगी भी सूक्ष्म जीव होते हैं। इसके अलावा प्रोटोजोआ होता है, ये एक कोशिकीय जीव होता है और मलेरिया पैदा करता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। इसके अलावा एल्गाई है, कुछ प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे हरे शैवाल, ये जो काई वगैरह जमती है, हरा हरा आप पानी में देखते हैं तैर रहा होता है, तो ये इन्हीं के माध्यम से आपको शो हो रहा होता है, ये प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, जैसे हरे शैवाल। इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं, जो अन्य जीवों को खाते हैं, आर्किया है, ये प्राचीन बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सूक्ष्म जीवों के प्रकार हैं। ये सूक्ष्म जीव ये टाइप के होते हैं, ये मैंने आपको दिखाया। दुनिया में सूक्ष्म जीवों की संख्या इतनी ज्यादा है कि एक चम्मच, मीन्स आपने एक चम्मच मिट्टी जब आपने उठाया, तो इस एक चम्मच मिट्टी में अरबों बैक्टीरिया हो सकते हैं। अब आप समझ सकते हो कि पूरे पृथ्वी की जनसंख्या उतनी नहीं है जितनी एक चम्मच में बैक्टीरिया हो सकते हैं, मतलब अरबों बैक्टीरिया एक चम्मच मिट्टी में हो सकता है। ये पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव हैं, लगभग 3.5 अरब साल पुराने। यानी कि जब आग थी, इसके बाद में जब ठंडी हुई, तो पहले जो सूक्ष्म जीव आए वो यही बैक्टीरिया थे, यही वो सूक्ष्म जीव थे। प्रोटोजोआ, फंगल इन्फेक्शन, वायरस, फंगी, जो भी चीजें थी, यही सारे सूक्ष्म जीव जो है पृथ्वी पर पहले निर्मित हुए, सबसे पुराने
जीवित जीव है, इनको हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर मैंने सूक्ष्म जीवों के प्रकार जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और इनसे होने वाले जो रोग हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। बायोलॉजी सेक्शन में कई बार पूछता है कि इसमें जैसे कोरोना किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, वायरस से फैलता है, फंगल इन्फेक्शन होता है तो कोरोना वायरस से फैलता है। हेपेटाइटिस वायरस, यहाँ पे तो वायरस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया है और विशेषता है, और ये कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये रोग नहीं, ये नाम है। ये सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया, इनकी विशेषता है जैसे एक कोशिकीय होते हैं, कई उपयोगी होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, जैसे आपका ई कोली हो गया, साल्मोनेला हो गया, ये नाम है। वायरस है तो जीवाणु से छोटा होता है, मतलब बैक्टीरिया से छोटा होता है वायरस, जीवाणु से छोटा होता है, केवल सेल के अंदर बढ़ता है, जैसे कोरोना, हेपेटाइटिस, ये सारे, ठीक है। इनके बारे में आप देख सकते हैं, फंगाई है, ये कवक समूह होता है, विभिन्न वातावरण में पाया जाता है, जैसे आपका यीस्ट हो गया, मोल्ड हो गया। प्रोटोजोआ होता है, ये एक कोशिकीय पैरासाइटिक जीव है, ये अमीबा में होता है। एल्गाई हो गया, प्रकाश संश्लेषण करने वाला होते हैं, कुछ प्रकार के शैवालों में पाए जाते हैं। तो ये कुछ सूक्ष्म जीवों के प्रकार हैं। अब ये जो रोग होता है ना, जो आपने सुना होगा डिphtheria हो गया, या टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, तो ये किनसे होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लें, कुछ शॉर्ट ट्रिक वगैरह करके याद कर लो, क्योंकि ये एग्जाम टाइम में प्रेशर इतना होता है कि ये भूल जाता है। जैसे एग्जाम में पूछ लेगा कि टाइफाइड किसके माध्यम से फैलता है, जीवाणु से होता है, या वायरस से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है, या कवक से होता है। तो ऐसे तो आपको अभी याद हो जाएगा कि किसके माध्यम से होता है, आपने पढ़ लिया। लेकिन एग्जाम टाइप में ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लें, और ये बहुत आसान है। एक नंबर यहाँ से प्रश्न आपका आसानी से बन सकता है। जैसे जीवाणुओं के माध्यम से जो फैलने वाले रोग हैं, इसमें आपका निमोनिया हो गया, जीवाणु पेचिस हो गया, जो पेचिस पड़ता है ये निमोनिया होता है, डिप्थीरिया होता है, प्लेग होता है, ब्यूबोनिक प्लेग, या मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, हैजा, साल्मोनेला, मेनिंगोकोकल, ये सब क्या है, सब जीवाणु जनित रोग हैं। इसके अलावा जो आप चिकन पॉक्स किसी किसी को देखते हो जाता है, जिसको गांव में आई थिंक माता जी निकल आई हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, तो ये वायरस इन्फेक्शन, ये वायरस के इन्फेक्शन से होता है। तो चिकन चिकन पॉक्स हो गया, खसरा, गलसुआ, जर्मन खसरा, सर्दी जुकाम जो होता है, ये भी वायरस से ही होता है। मस्से जो निकलते हैं कहीं शरीर में, मुंह के छाले, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरस जनित रोग है। प्रोटोजोआ से अमीबिक पैचिस या मलेरिया फैलता है। दाद या एथलीट फुट फुट जो होता है, ये कवक से फैलता है। तो ये कुछ प्रमुख रोग हैं, और कौन से जीवाणु से या कौन से सूक्ष्म जीव से फैलता है, जीवाणु तो खुद यहाँ पे एक सूक्ष्म जीव है, तो ये रोग और कौन से सूक्ष्म जीव से फैलता है, ये आप लोग याद रखें, एक नंबर का प्रश्न बन सकता है लेखपाल में, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखें। देखिए, कौन सी कौन से जीवाणुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जैसे शैवालों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, या विषाणु के अध्ययन को क्या बोला जाता है, इसको समझना है। जैसे जीवाणु जो सूक्ष्म जीव होता है, इसके अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कह देते हैं। जो फंगाई होता है, फंगाई या कवक, इसके अध्ययन को माइकोलॉजी कह देते हैं। इसके बाद में शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी या साइकोलॉजी आप बोल सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। लेकिन ये फाइकोलॉजी ही पढ़ेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी तो अलग हो जाएगा, तो इसको फाइकोलॉजी ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। या एल्गोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को कहते हैं। प्रोटोजोआ का अध्ययन को प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। परजीवों के अध्ययन को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। नेमाटोड्स या सूत्रकृमि के अध्ययन को नेमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में इम्यूनोलॉजी कहते हैं शरीर की रक्षा प्रणाली और सूक्ष्म जीवों के संबंध को। शरीर की जो रक्षा प्रणाली होती है, यानी कि शरीर में जो रक्षा प्रणाली है और उसके जो सूक्ष्म जीव है, उसके संबंध को इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में रोगों के अध्ययन को मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कह देते हैं। इसके अलावा उत्पादन में उपयोग, जैसे एंटीबायोटिक्स जो होता है, जैसे एंटीबायोटिक्स जो उत्पादन होता है, ऐसे इंडस्ट्रियल उत्पादन के अध्ययन को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। जैसे सूक्ष्म जीवों के उत्पादन को जब हम इंडस्ट्रियलाइज करते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव को हम इंडस्ट्री लेवल पर उत्पादित करते हैं, तो इसको इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बोल देते हैं। पर्यावरण की सफाई से संबंधित इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये कुछ अध्ययन है और उनका नाम है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही आसान है, एक नंबर अगर पूछता है तो यहाँ से भी आपका एक नंबर बन जाएगा, ठीक है।
इसके बाद में है भारत में सूक्ष्म जीव विज्ञान का इतिहास और महत्व। तो भारत में सूक्ष्म जीव विज्ञान की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई, 19वीं सदी में हुई, जब ब्रिटिश काल में प्लेग और मलेरिया जैसे रोगों का अध्ययन शुरू हुआ। आज भारत दुनिया में 12 और एशिया में तीसरे स्थान पर है, जो सूक्ष्म जीवों के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको दिखाया था, जो आईसीएमआर संस्था है, इंडियन काउंसिल मेडिसिन रिसर्च, क्या नाम था उसका, ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। इसमें जो प्रमुख संस्थाएं थी, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे वाली, ये वायरस रिसर्च के लिए काम कर रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस, ये एनआईटीआर है, चेन्नई में स्थित है, टीबी पे फोकस करके काम कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ये माइक्रोबियल रिसर्च को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। इसके बाद में आपका है वन डे वन जेनोम इनिशिएटिव। ये क्या है, ये जरूरी है जानना आपको। ये वन डे वन जेनोम इनिशिएटिव है, एक तरह से ये एक योजना है। जेनोम क्या होता है? जेनोम दोस्तों होता है किसी जीव का पूरा आनुवंशिक पदार्थ का पूरा सेट होता है, ठीक है। जैसे अगर हम किसी जीव के जेनोम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, तो उस जीव या उस सूक्ष्म जीव के पूरे जीन के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो किसी जीव के पूरा अनुवांशिक पूरे डीएनए का सेट हो सकता है, क्या ये कह सकते हैं। कोई सूक्ष्म जीव है तो उसके कंप्लीट डीएनए के अध्ययन को ही जेनोम कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वन डे वन जेनोम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, यानी कि एक दिन में एक जेनोम, यानी कि एक सूक्ष्म जीव के जेनोम पर हमें काम करना है। अब चूंकि सूक्ष्म जीव बहुत होते हैं, तो बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के एक एक जो है एक एक दिन एक एक सूक्ष्म जीवों के डीएनए के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही वन डे वन जेनोम इनिशिएटिव है। 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवाणु से संबंधित एक इनिशिएटिव है या योजना है या स्कीम कह सकते हैं, और लेटेस्ट की बात है, 2024 की ही बात है। तो ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि वन डे वन जेनोम कब लॉन्च हुआ, तो 2024 में लॉन्च हुआ, जहां हर दिन एक भारतीय बैक्टीरियल जेनोम रिलीज होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम बाहर के बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं, बाहर के बैक्टीरिया के जेनोम का अध्ययन कर रहे हैं, भारतीय बैक्टीरिया के हम डीएनए को यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है सूक्ष्म जीव विज्ञान के विविध अनुप्रयोग और भारतीय नवाचार। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सूक्ष्म जीव के विभिन्न जो अनुप्रयोग हैं और भारतीय नवाचार, यानी कि भारत के द्वारा कुछ जो इनोवेशन वगैरह किया गया है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें है स्वास्थ्य सेवा और वैक्सीन विकास। भारत दुनिया का फार्मेसी है, और इसका श्रेय हमारे सूक्ष्म जीव विज्ञान कौशल को जाता है। जैसे हमने कोविड-19 जो अभी फैला था, इसमें हमने बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया। कोवैक्सीन जो वैक्सीन बना था, इसको भी हमने ही बनाया था। ये स्वदेशी वैक्सीन है। बहुत बृहद स्तर पर इसको यूज भी किया गया था। इसके अलावा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी को समझ लेते हैं कि जीन थेरेपी क्या होता है। जब किसी रोग को ठीक करने के लिए, मतलब बाई चांस अगर कोई रोग वगैरह हुआ किसी को, उस रोग को ठीक करने के लिए कोशिकाओं के डीएनए में मौजूद खराब जीन को बदलकर, कोशिकाओं के डीएनए में मौजूद खराब जीन को बदलकर दूसरा जीन अगर हम वहां पर रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको कहते हैं जीन थेरेपी। जैसे पार्टिकुलर कोई अंग है, वहां पर कुछ जैसे कैंसर हो गया समझ लीजिए, ठीक हो, मुंह में कैंसर हो गया है, तो मुंह में जो कोशिकाएं हैं जहां पे कैंसर हुआ है, उन कोशिकाओं को निकाल कर उसमें जो डीएनए है, उस डीएनए को चेंज कर देना, यानी कि उस कोशिकाओं में जो खराब डीएनए है, खराब जीन है, यानी कि जिसके माध्यम से वो अगले संतान में या जेनेटिक हो सकता है वो, जैसे कोशिका है, मुंह का कोशिका है, अब मुंह के कोशिका में जो डीएनए है, वो अगले बच्चे में भी जा सकता है। तो उस कोशिका को निकाल कर उस डीएनए को ही चेंज कर देना, उसको रिप्लेस कर देना, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है या अभी के टाइम पर ही जिसको वो रोग हुआ है, वो सही हो जाए। इसी को कहते हैं जीन थेरेपी, ठीक है। नवंबर 2025 में भारत ने बिरसा 101 नामक अपनी पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी सिकल सेल एनीमिया के लिए विकसित किया। जैसे अगर किसी को एनीमिया हो रखा है, तो जीन एनीमिया का जो कोशिका है, उसके जीन को रिप्लेस करने के लिए अपना भारत का पहला ये जो क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी सिस्टम है, जिसको बिरसा 101 नाम दिया गया है, ये भारत ने विकसित किया, ठीक है। तो जीन थेरेपी आप समझ गए, जिस जो पर्टिकुलर अंग प्रभावित है, उसको निकाल कर उस सेल्स में जो डीएनए है या जीन है, उसको रिप्लेस कर देना, ताकि आगे भविष्य में फिर से वो रोग ना होने पाए, ठीक है।
इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये अभी हम स्वास्थ्य सेवा की बात कर रहे हैं। इसमें औषधीय सूक्ष्म जीव विज्ञान, अस्पतालों में नॉर्मल फ्लोरा के महत्व को पहचानना और सूक्ष्म जीवों को अपॉर्चुनिस्टिक रोगजनक के रूप में रोकने के लिए उन्हें प्रोटोकॉल विकसित करना। नॉर्मल फ्लोरा, अस्पतालों में नॉर्मल फ्लोरा के महत्व को पहचानना। नॉर्मल फ्लोरा से आशय उन सूक्ष्म जीवों से है जो मनुष्य के शरीर में सामान्य रूप से रहते हैं और सामान्य परिस्थिति में कोई रोग नहीं उत्पन्न करते हैं। जैसे आप हैं, आपका शरीर है, तो उसमें भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होंगे, तो इसी को कहते हैं, और वो रोग उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। तो अस्पताल में नॉर्मल फ्लोरा के महत्व को पहचानना और सूक्ष्म जीवों को अपशिष्ट रोजनकों के रूप में इसको उत्पन्न प्रोटोकॉल विकसित करना, इसका ये उद्देश्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग समझ लेना जो भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है कृषि और खाद्य सुरक्षा। कृषि और खाद्य सुरक्षा में, कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत ने सूक्ष्म जीव विज्ञान का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया है। इसमें आपका बायोटेक किसान आ जाता है। यह योजना वैज्ञानिकों को सीधे किसानों से जोड़ती है ताकि वे जैव कीटनाशकों और मिट्टी के अनुकूल सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर सके। ये जो बायोटेक किसान योजना है, यह योजना वैज्ञानिक जो होते हैं उनको सीधे किसान से जोड़ती है ताकि वे जैव कीटनाशक और मिट्टी के अनुकूल सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है जीन एडिटेड फसलें। इसमें क्या होता है, जीन एडिटेड जो फसलें होती हैं, जैसे कोई फसल है, जैसे चावल की अगर हम बात करें तो चावल के बारे में आपको पता है, चावल ऐसी जगह पे ही उत्पन्न होगा या चावल की पैदावार ऐसी जगह पर ही होगी जहां पर पानी चाहिए होगा। तो ये पानी चाहने वाले जैन जीन जो होते हैं ये चावल में मौजूद होते हैं। अगर हम इस चावल के जीन को एडिट कर दें और एडिट करके ऐसा जीन वहां पर लगा दें जो पानी की जिसको आवश्यकता है ये नहीं है, तो ये चावल ऐसा चावल हो गया जो कम पानी में उत्पन्न होगा। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि पानी की अनुपस्थिति हो जाए, क्योंकि सभी पौधों को पानी की जरूरत है। पानी के बिना कोई पौधा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, चाहे वो जमीन से ही पानी ले रहा हो। तो ऐसे में क्या होता है, कम पानी लगेगा। जैसे अभी चावल ज्यादा पानी लेता है, जीन एडिटिंग के बाद में वो चावल कम पानी लेगा और कम पानी में भी वो अधिक उपज देगा, ठीक है। और तो यही होता है जीन एडिटेड फसलें। तो दो मई 2025 में आईसीएआर ने चावल की दो ऐसी किस्में विकसित की जो सूखा सहिष्णु है और कम पानी में अधिक उपज देती हैं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा सुरक्षा फसाई है अपना, ठीक है, बहुत ही, ठीक है, कह सकते हैं, क्या बोले इसके बारे में, बहुत ही घटिया संस्था बोल सकते हैं क्या इसको। चलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं भैया, आगे बढ़ रहे हैं, बस आप लोग समझ लेना, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण सूक्ष्म जीवों के लिए कड़े मानक निर्धारित करता है ताकि साल्मोनेला और ई कोलाई जैसे दूषणों से बचा जा सके। फोर्टिफिकेशन और ईट राइट इंडिया जैसे अभियानों में सूक्ष्म जीव विज्ञान का गहरा उपयोग होता है। इस साल्मोनेला और ई कोलाई जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, साल्मोनेला और ई कोलाई, ये बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो पानी और खाद्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं, ठीक है। तो उस उससे बचने के लिए जो खाद्य सुरक्षा है उसको टेस्ट करती है। इसके अलावा फोर्टिफिकेशन और ईट राइट इंडिया अभियान, जैसे इसका मतलब ये है कि जो भोजन होता है, भोजन में जो कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जैसे आयरन हो गया, आयोडीन होता है, इसके अलावा भोजन में विटामिन होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, फोलिक एसिड, जिंक, ये सब क्या होता है, ये चावल में, मतलब खाद्य पदार्थों में होते हैं। अगर कम मात्रा में मौजूद है तो इसमें हम एक्स्ट्रा मिलाते हैं, इसी को कहते हैं फोर्टिफिकेशन। मीन्स जो भी खाद्य पदार्थ है अगर उसमें आयरन, मिनरल्स, विटामिन कम है तो उसमें हम एक्स्ट्रा मिलाते हैं, ताकि जैसे जो मिड डे मील वगैरह चलता है वहाँ पे जो खाना सर्व होता है, वहाँ पर बच्चों को स्वस्थ खाना मिल सके और लोगों को जो ईट राइट इंडिया है, मतलब जो लोगों के खाने का अधिकार है, जैसे हवा लेने का अधिकार है, स्वतंत्र जीने का अधिकार है, ऐसे लोगों को खाने का भी अधिकार है। ईट राइट इंडिया। अब ये खाने का अधिकार का मतलब ये नहीं कि कुछ भी खा लेना है, खाने का अधिकार का मतलब किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ खाना खाने का अधिकार है, ठीक है। तो यही होता है ईट राइट इंडिया। ईट राइट इंडिया एक राष्ट्रीय अभियान है जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी कि फसाई ने 2018 में शुरू किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 2018 में इसको शुरू किया गया था बैलेंस भोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई आप लोग बैलेंस भोजन करें, ठीक है। तो ये भी काम कर रहा है खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, जो माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उन पे ध्यान दे रहा है। इसके बाद में जो है वहां से खाद्य पदार्थ निकलता है।
बाकी घूस-पात देके कुछ ऐसे तत्वों को भी बाहर निकाल दिया जाता है जो मार्केट में आजकल आप लोग देख रहे होंगे, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनसे कैंसर फैल रहा है या बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। ये खाद्य सुरक्षा की लापरवाही है कि वहाँ पे लैब में टेस्टिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं लोग। बहुत सारा इस पे काम भी, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो रहा है। कई सारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो है जो इसके बारे में बताते हैं और इनकी पोल खोलते हैं कि किस तरह से करोड़ों रुपए देकर जो कंपनियां होती हैं वो अपना प्रोडक्ट जो है वहां से निकाल लेती हैं और मार्केट में लाती हैं जो लोगों को नुकसान कर रहा है। इसके अलावा पर्यावरण और बायो रेमेडिएशन है। पर्यावरण और बायो रेमेडिएशन, बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए भारत अब जैविक समाधान की ओर मुड़ रहा है। यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जा रहा है, जैसे रेमेडिएशन बायो रेमेडिएशन में क्या होता है, यह सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके तेल रिसाव, प्लास्टिक कचरे और भारी धातुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया है। इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए। ये पौधों का उपयोग करके मिट्टी, पानी या पर्यावरण में मौजूद जो प्रदूषक होते हैं, पॉल्यूशन होते हैं, उनको कम किया, यानी कि जीवों की सहायता से, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी सहायता से प्रदूषण को साफ करना ही बायो रेमेडिएशन होता है। ठीक है। इसके अलावा CSIR नीरी के प्रोजेक्ट्स हैं। प्लास्टिक भक्षक बैक्टीरिया होते हैं। वैज्ञानिकों ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसे सूक्ष्म जीवों की पहचान की है जो प्लास्टिक अणुओं को खा जाते हैं और उस खा जाने के बाद हानिकारक उत्पाद उत्पन्न करते हैं, जैसे CO2 और पानी रिलीज कर देते हैं। यानी कि प्लास्टिक के जो अणु होते हैं उनको खाकर पानी और CO2 निकाल देते हैं, तो नुकसान नहीं करता, यानी कि ये इन्वायरमेंट को एक तरह से क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। इसके अलावा बायो सेफ्टी प्रयोगशाला है, BSL के बारे में आप लोग जान लीजिए, और ये जो BSL के स्तर है इसको बारे में आप जान लीजिए। तो BSL होता क्या है, ये खतरनाक सूक्ष्म जीव जैसे निपा हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, इबोला हो गया, इसके अध्ययन के लिए विशेष प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है। जैसे हर जगह पर हम हर तरह के बैक्टीरिया का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। जैसे कहते हैं लोग चाइना ने कोरोना वायरस फैलाया, तो कोरोना वायरस हो सकता है बनाया गया हो या ये पहले से था मौजूद इन्वायरमेंट में, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर ये बनाया गया है, मानव जनित है, तो इसको किसी भी लैब में नहीं बनाया गया होगा। इसके लिए एक उच्च सेफ्टी वाली लैब बनाई गई होगी, उसमें इसका निर्माण किया गया होगा। तो ये जो खतरनाक सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे निपाह वायरस होता है, एंथ्रेक्स वायरस या इबोला वायरस हो गया या कोरोना वायरस हो गया, इनके अध्ययन के लिए विशेष प्रकार की प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें बायोसेफ्टी लेवल प्रयोगशालाएं कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो लेवल है ये सबसे BSL-2, ये सामान्य संक्रामक एजेंट जैसे होते हैं, जो रोग सामान्य संक्रामक होते हैं जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, ऐसे वायरस का अध्ययन BSL-2 में कर लिया जाता है। इसके अलावा गंभीर लेकिन उपचार योग्य जो रोग होते हैं उसको BSL-3 में टेस्ट किया जाता है या इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। चौथा जो यहाँ पर लेवल है BSL-4, ये सबसे खतरनाक घातक रोगजनक जो होते हैं उनके बारे में ये काम किया जाता है और ये इम्पोर्टेंट है। ये एक BSL लैब आपका जो है ये गांधीनगर गुजरात में खोला जा रहा है। गांधीनगर गुजरात में बन रही BSL-4 प्रयोगशाला भारत की पहली राज्य वित्त पोषित उच्च सुरक्षा लैब होगी। इसके बारे में भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर लें। लेटेस्ट जो BSL-4 प्रयोगशाला बन रही है ये गांधीनगर गुजरात में बन रही है। ठीक है। ये उच्च खतरनाक जो रोग होते हैं उनके अध्ययन के लिए होता है। भारत में ये दो संस्थाएं अभी हैं, एक NIV पुणे और दूसरा DRDO ग्वालियर में स्थित है, और एक आपका जो है गांधीनगर में निर्माणाधीन है। BSL-3 की यहाँ पर 11 संख्या है। भारत में 11 जो है यहाँ पर संस्थान है जो इस पर काम कर रहे हैं गंभीर लेकिन उपचार योग्य वाले रोग पे, VRDL नेटवर्क के तहत, और ICMR अपने 8 जो है ICMR के तहत, और 11 जो है ये VRDL नेटवर्क के तहत है। BSL-2 में 154 संस्थान है, और ये जो VRDL नेटवर्क है ये महामारी प्रबंधन के लिए प्रयोगशालाएं होती हैं। कुल 165 स्वीकृत प्रयोगशालाएं 2025 तक। तो महामारी प्रबंधन के लिए ये VRDL नेटवर्क जो स्तर है ये यहाँ पर बनाया गया है अलग से, जो महामारी का प्रबंधन देखता है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ महामारी देखता है, ये VRDL नेटवर्क एक अलग से लेवल बनाया गया है। तो ये कुछ बायोसेफ्टी प्रयोगशाला है जिसको आपको जानना चाहिए, और ये जो उद्देश्य है, स्तर है, ये तीनों चारों का याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में भविष्य की सीमाएं और अंतरिक्ष और AI में सूक्ष्म जीव विज्ञान की अगर हम बात करें, अब अंतरिक्ष में सूक्ष्म जीव विज्ञान कहाँ से आ गया इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अंतरिक्ष जैव उत्पादन यानी कि स्पेस बायो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, स्पेस बायो मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या है, BIMF
ई ओ 3, BIEO3, इसके बारे में डिटेल में दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बायो E3 के बारे में। ठीक है, बायो E3 का वैसे पूरा नाम है बायोटेक्नोलॉजी फॉर। E3 का मतलब इकोनॉमिक्स होता है, इन्वायरमेंट होता है और एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बायोटेक्नोलॉजी पर ही आधारित है, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। तो BIO3 के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखें, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसके तहत भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान में सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें जो एग्जॉम 4 मिशन है, एग्जॉम 4 मिशन 2025 में भारतीय शोधकर्ताओं ने जो आपका इंटरनेशनल सोलर स्टेशन है अंतरिक्ष में, इस पर प्रयोग किए ताकि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में साइनोबैक्टीरिया उगाने की संभावना की जांच की जा सके। अब चूंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण नॉमिनल जस्ट कुछ होता है, पॉइंट में हो सकता हो, तो वहां पर साइनोबैक्टीरिया उगाने की बात हो रही है ताकि ऐसे बैक्टीरिया को उगाने के बाद जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको अंतरिक्ष में ही ऑक्सीजन बनाने में मदद मिले। और ये जो मानव अपशिष्ट होता है, वो जैसे यूरिया वगैरह जो निकलता है अपशिष्ट के माध्यम से मूत्र में होता है, इसको पोषक तत्वों में बदलने पे काम किया जा सके। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये बैक्टीरिया पे काम हो रहा है अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में भी बैक्टीरिया, जो माइक्रो बैक्टीरिया है, उन पर काम हो रहा है। इसके अलावा सिंथेटिक बायो और बायो एआई, ये क्या है? देखिए, डिजाइनर सूक्ष्म जीव, अब क्या कुछ सूक्ष्म जीव डिजाइनर भी होते हैं? देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वैज्ञानिक अब तक ऐसे बैक्टीरिया का निर्माण कर रहे हैं जो न केवल दवाओं का उत्पादन करते हैं, दवाओं में तो बैक्टीरिया का हम लोग उपयोग करते ही हैं, बल्कि अब ऐसे बैक्टीरिया पे काम हो रहा है जो सेंसर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, सेंस मतलब अगर वो बैक्टीरिया को कुछ सेंस करना हो तो वो सेंस कर ले, ऐसे बैक्टीरिया पे काम हो रहा है। ठीक है, मीन्स उस बैक्टीरिया के होने से अगर कोई रोग होता है तो वो सेंस कर लेगा, सेंसर की तरह बैक्टीरिया काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद में है ड्रग रेजिस्टेंस मैपिंग। इसमें क्या है कि एआई का उपयोग करके 18,000 तपेदिक आइसोलेट्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है ताकि यह समझा जा सके कि कौन सा स्ट्रेन किस दवा के प्रति प्रतिरोधी है। तो ठीक है, इसको आप समझे या ना समझे, लेकिन ये जो डिजाइनर सूक्ष्म जीव है इसको आप देख लें कि ये सेंसर के रूप में काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा चुनौतियां और मानव संसाधन विकास, तो भारत में हमेशा से चुनौतियां रही हैं, यानी कि ब्रेन ड्रेन बनाम ब्रेन ड्रेन, यानी कि हमारे यहाँ जो ब्रेन ड्रेन की समस्या है, यानी कि हमारे यहाँ ब्रेन है, ठीक है, मतलब दिमाग है लोगों में, लेकिन ये दिमाग भारत में नहीं रहता है, ये दिमाग विदेश में चला जाता है। तो ये दिमाग जब विदेश में चला जाता है तो इंडिया में ब्रेन ड्रेन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कि यहाँ पर दिमाग के सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी कि ब्रेन गेन, यानी कि दिमाग होने के बावजूद भी भारत में ब्रेन ड्रेन की समस्या है। और यहाँ पर 1.3 मिलियन शिक्षित पेशेवर भारत छोड़कर चले गए हैं। 2022 में रिकॉर्ड 2.25 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। जिन लोगों ने नागरिकता छोड़ी है, ठीक है, अगर उस कंट्री पर कोई अटैक होता है, जैसे अभी ईरान में है, इराक में है, या गोल्डन वीजा लेके जो जो उधर के क्षेत्र अरब देशों में रह रहे हैं, इन पर अटैक हो, अगर ये वहां की गोल्डन वीजा या किसी भी तरह से वहां पे रह के वहां की सरकार को फायदा दे रहे हैं, तो उनको नहीं लाना चाहिए। जो यहाँ से मजदूरी करने गए हैं, जो यहाँ से कमा कर इंडिया में भेजते हैं, उनको आप लाओ, उनको आप प्रायोरिटी पे रखो। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ बन रहा है सिचुएशन, अभी जो युद्ध हो रहा है, भारतीयों को लाना पड़ता है वहां से, तो आप प्रायोरिटी उनको दें जो वहां पर कमाते थे और इंडिया में पैसा भेजते थे। जो वहां पर कमाकर वहीं पे खर्च कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वहां से लाने वाली लिस्ट से बाहर रखें, क्योंकि ये वहीं की सरकार को फायदा दे रहे हैं। ठीक है, और ये इंडिया छोड़कर जा चुके हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर है और इस चैप्टर को आपने पढ़ा समझा। कुछ चीजें यहाँ पर और लिखी हुई हैं जो कि भारत से संबंधित जो सूक्ष्म जीवों पे काम हो रहा है या अनुसंधान रिसर्च है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ इन्वायरमेंट का, साइंस का, तो आप सभी लोग हमारा जो ओलंपिक स्टडी एप्लीकेशन है उसको विजिट कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक पिन कर दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।